हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आपको सुप्रभात, क्योंकि ये वीडियो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देख रहे हैं 4 बजे। आज आप लोगों का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में 12 अगस्त को बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के सेकंड सेमेस्टर वाले सभी बच्चों का, जिनका भी पॉलिटी का एग्ज़ाम है, उनके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके पेपर का नेम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। आपको अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सारे क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको कराऊंगी। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न एक तरीके से और पूछा जा सकता है, संविधान सभा की संरचना और भूमिका की विवेचना कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में कोई भी प्रश्न है, आपको आंसर यही लिखना है। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। भारत की संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इसके कुल 389 सदस्य निर्धारित थे, लेकिन देश विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इस सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में देश के संविधान का निर्माण किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसकी प्रमुख बैठकें और नेतृत्व। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। इसके अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसके स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा की भूमिका। संविधान सभा, इसका पहला पॉइंट है संविधान का निर्माण। संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत के लिए संविधान बनाना था। इसका सेकंड पॉइंट है विभिन्न समितियों का गठन। इसने अलग अलग विषयों पर समितियां बनाई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसका पॉइंट नंबर 3, संविधान पर चर्चा। संविधान की प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यवस्था पर विस्तार से बहस और विचार विमर्श किया गया। पॉइंट नंबर 4, संविधान को स्वीकार करना। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। पॉइंट नंबर 5, कानून निर्माण। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने कुछ समय तक अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। आपका प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व बताइए। ये प्रश्न एक तरीके से और आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान के बुनियादी आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों का एक संक्षिप्त परिचय है। ये पूरे संविधान का सार, मूल दर्शन और पूंजी है। ये घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसकी अगली हेडिंग है मुख्य विशेषताएं और तत्व। इसका पहला पॉइंट है सत्ता का स्रोत। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, जिसका अर्थ है कि संविधान को अपनी शक्ति सीधे देश की जनता से मिलती है। इसका अगला पॉइंट है राज्य का स्वरूप। यह भारत को एक संप्रभु, आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य देश घोषित करती है। इसका अगला पॉइंट है मुख्य उद्देश्य। इसके जरिए नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार व अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता तथा बंधुत्व, आपसी भाईचारा को बढ़ावा देना है। इसका अगला पॉइंट है संशोधन। प्रस्तावना में वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में दिए गए विभिन्न मूल अधिकारों को बताइए। उत्तर, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। इनका उद्देश्य नागरिकों को सम्मान, स्वतंत्रता और समानता के साथ जीवन जीने का अवसर देना है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। मूल अधिकार वे बुनियादी और अनिवार्य स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन है। ये न्यायोचित हैं, यानी इनके हनन पर सीधे न्यायालय की शरण ली जा सकती है। इसमें हेडिंग है भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकार। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान के 6 मूल अधिकार निम्न हैं। पहला पॉइंट, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18।
अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत कानून के सामने समानता, भेदभाव पर रोक, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का उन्मूलन शामिल है। इसका अगला पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसके तहत नागरिकों को अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, आवागमन, निवास और व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता प्राप्त है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा भी इसमें शामिल है। आपका अगला पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 देश के सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। इनके तहत मानव तस्करी, बेगार और जबरन मजदूरी पर रोक लगाई गई है तथा बच्चों को खतरनाक कार्यों से सुरक्षा दी गई है। आपका अगला पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। आपका अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। देश के नागरिकों, विशेषकर धार्मिक और अल्पसंख्यकों को उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा अपने पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान करते हैं। आपका अगला पॉइंट है 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। संपत्ति के अधिकार, अनुच्छेद 31 को 44वें 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार, अनुच्छेद 300A बना दिया गया है। निष्कर्ष, मौलिक अधिकार लोकतंत्र की नींव है। ये नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाते हैं और व्यक्ति की गरिमा तथा स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मौलिक अधिकारों का महत्व लिखिए। आंसर, मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे जरूरी बुनियादी जरूरतें हैं। ये अधिकार देश के संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं ताकि सरकार की मनमानी और जाति से उनकी रक्षा हो सके। यह एक लोकतांत्रिक देश की रीढ़ होते हैं। इसमें आपसे महत्व पूछा था, तो ये मुख्य महत्व इसके हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये अधिकार व्यक्ति को बोलने, घूमने और अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी देते हैं। इसका अगला पॉइंट है समानता और न्याय। देश के सभी नागरिकों को जाति, धर्म या लिंग के भेद के बिना कानून के सामने बराबर मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सरकार की शक्ति पर रोक। ये शासकों या सरकार को तानाशाह बनने से रोकते हैं ताकि वे नागरिकों के अधिकार को छीन न सकें। इसका अगला पॉइंट है शोषण से सुरक्षा। कमज़ोर वर्गों और बच्चों को खतरनाक कामों या बेगार से बचाते हैं। इसका अगला पॉइंट है न्यायिक संरक्षण। यदि अधिकारों का हनन हो तो नागरिक सीधे अदालत, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मूल अधिकारों के उद्देश्य बताइए। आंसर, मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो व्यक्ति के सम्मान, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन देना है। मूल अधिकारों के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, नागरिकों को विचार, बोलने, घूमने आदि की स्वतंत्रता देना। इसका अगला पॉइंट है समानता स्थापित करना, सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान मानना और भेदभाव को रोकना। इसका अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करना, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देना। इसका अगला पॉइंट है शोषण से बचाना, जबरन मजदूरी, मानव तस्करी और बाल श्रम जैसे शोषण को रोकना। इसका अगला पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता देना, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देना। इसका अगला पॉइंट है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने में सहायता करना। इसका अगला पॉइंट है सरकार की मनमानी पर रोक लगाना, सरकार भी नागरिकों के मूल अधिकारों का मनमाने ढंग से उल्लंघन नहीं कर सकती है। मूल अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करके लोकतांत्रिक जीवन सुनिश्चित करना है। इसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मौलिक कर्तव्य से क्या तात्पर्य है? कोई 4 मूल कर्तव्य लिखिए। उत्तर, मौलिक कर्तव्य वे जिम्मेदारियां हैं जिन्हें देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश, समाज और संविधान के प्रति निभाना चाहिए। इन्हें भारतीय संविधान के भाग 4 के का अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति, अनुशासन, एकता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। भारत के संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, बाद में 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा
एक और कर्तव्य जोड़ा गया। अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनमें संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, भाईचारे की भावना बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी कर्तव्यों में शामिल है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता या अभिभावकों का उन्हें शिक्षा का अवसर देना भी मौलिक कर्तव्य है। ये आपको कोई 4 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना। नेक्स्ट पॉइंट है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जैसे पेड़ पौधों, नदियाँ, जंगलों और जीव जंतुओं की रक्षा करना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में लिए गए हैं। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इन तत्वों के माध्यम से सरकार को बताया गया है कि देश का शासन किस दिशा में चलाना जाना चाहिए। इनका पालन करना सरकार के लिए मार्गदर्शक है, लेकिन इन्हें न्यायालय में सीधा लागू नहीं कराया जा सकता। प्रमुख नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। दूसरा पॉइंट, नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना। तीसरा पॉइंट, पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन दिलाने का प्रयास करना। चौथा पॉइंट, बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करना। पांचवा पॉइंट, गरीबों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना। छठा पॉइंट, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। सातवां पॉइंट, पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा करना। आठवां पॉइंट, निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना। नवा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 10वां पॉइंट, समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करना। ये आपको अगर ना भी याद हो तो इसके लिए एक ट्रिक है, इसे देख लीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिनका लक्ष्य भारत को सामाजिक और आर्थिक न्याय वाला राज्य बनाना है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति क्या है? उत्तर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। इनका उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनकी प्रमुख प्रकृति इस प्रकार है। पहला पॉइंट, मार्गदर्शक प्रकृति। ये सरकार को बताते हैं कि देश का शासन किस दिशा में चलाया जाए। दूसरा पॉइंट, गैर न्यायोचित प्रकृति। इन्हें लागू करवाने के लिए नागरिक सीधे न्यायालय नहीं जा सकते, अर्थात ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं कराए जा सकते। तीसरा पॉइंट, कल्याणकारी प्रकृति। इनका उद्देश्य गरीब, कमजोर और पिछड़े लोगों के कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है। इसका अगला पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक समानता। ये केवल राजनीतिक समानता ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक असमानता कम करने पर भी जोर देते हैं। इसका अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक प्रकृति। ये लोकतंत्र को केवल चुनाव तक सीमित न रखकर जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण से जोड़ते हैं। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है सकारात्मक प्रकृति। इनमें सरकार से सक्रिय रूप से काम करने की अपेक्षा की गई है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है लचीली प्रकृति। सरकार अपनी परिस्थितियों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इन्हें लागू करने के तरीके तय कर सकती है। इसके लिए ये ट्रिक दी गई है। मार्गदर्शक, गैर न्यायोचित, कल्याणकारी, समानता, सकारात्मक, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान की प्रकृति का वर्णन कीजिए। यह एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चनों के लिए सेम आंसर लिखा जाएगा। उत्तर, भारतीय संविधान देश के शासन को चलाने वाला सर्वोच्च कानून है। ये बताता है कि सरकार कैसे काम करेगी, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे और सरकार की शक्तियों की सीमाएं क्या होंगी। भारतीय संविधान की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट, लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें शासन से संबंधित बहुत सी बातों को विस्तार से लिखा गया है। दूसरा पॉइंट, कठोर और लचीला दोनों। भारतीय संविधान ना तो पूरी तरीके से कठोर है और न पूरी तरह लचीला है। कुछ प्रावधानों में सरल बहुमत से और कुछ में विशेष बहुमत से संशोधन होता है। आपका अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, संघात्मक व्यवस्था। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, इसलिए इसमें संघात्मक विशेषताएं हैं। अगला पॉइंट, एकात्मक विशेषताएं। आपातकाल जैसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए इसमें एकात्मक विशेषताएं भी दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, जबकि वास्तविक शासन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चलाते हैं। अगला पॉइंट, लोकतांत्रिक संविधान।
भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनती है, इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगला पॉइंट, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकार देता है। अगला पॉइंट, नीति निर्देशक तत्व। सरकार को गरीबों, कमजोर वर्गों और समाज के कल्याण के लिए काम करने की दिशा देने वाले नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। आपका अगला पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से न्याय करते हैं तथा संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। निष्कर्ष, भारतीय संविधान की प्रकृति लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, संघात्मक, संसदीय, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी तथा स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह समय की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन की गुंजाइश रखते हुए संविधान की मूल भावना की रक्षा करता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, लोकसभा की संरचना, कार्यों और शक्तियों पर चर्चा कीजिए। उत्तर, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा की संरचना, लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। राज्यों से अधिकतम 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य। इसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के प्रमुख कार्य, कानून बनाना, देश के लिए नए कानून बनाना और पुराने कानूनों में बदलाव करना। अगला पॉइंट, सरकार पर नियंत्रण, प्रश्न पूछकर और चर्चाओं के माध्यम से सरकार के कामकाज की जांच करना। अगला पॉइंट, बजट पर चर्चा, सरकार की आय और खर्च से संबंधित बजट पर चर्चा और स्वीकृति देना। अगला पॉइंट, जनता की समस्याएं उठाना, सांसद अपने क्षेत्र और जनता की समस्याओं को संसद में रखते हैं। संविधान संशोधन, संविधान में आवश्यक संशोधन करने में भाग लेना। आपकी अगली हेडिंग है लोकसभा की प्रमुख शक्तियाँ। पहला पॉइंट, विधायी शक्ति, सामान्य विधेयकों को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा पॉइंट, वित्तीय शक्ति, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकार के खर्च और करों पर लोकसभा का महत्वपूर्ण नियंत्रण है। अगला पॉइंट, कार्यपालिका पर नियंत्रण, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगला पॉइंट, निर्वाचन संबंधी शक्ति, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तथा राष्ट्रपति के महाभियोग और उपराष्ट्रपति को हटाने जैसी संवैधानिक प्रक्रियाओं में भी भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष, लोकसभा भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, कानून बनाती है, सरकार को जवाबदेह मानती है और देश के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान को लिखित और विस्तृत संविधान क्यों कहा जाता है। उत्तर, भारतीय संविधान को लिखित संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके नियम और प्रावधान लिखित रूप में एक संविधान में व्यवस्थित किए गए हैं। इसे व्यवस्थित संविधान भी कहा जाता है। इसे विस्तृत संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें शासन के बहुत से विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें केंद्र और राज्य के संबंध, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, चुनाव, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि के बारे में प्रावधान है। भारत एक बहुत बड़ा और विविधतापूर्ण देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, जातियाँ और संस्कृतियाँ हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विस्तृत प्रावधान बनाए। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ निम्न हैं। पहला पॉइंट, कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। वह कई महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों की भी नियुक्तियाँ करता है। पॉइंट नंबर 2, विधायी शक्ति, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला और स्थगित कर सकता है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बनता है। अगला पॉइंट है वित्तीय शक्ति, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति कुछ मामलों में दंड को क्षमा, कम या स्थगित कर सकता है। अगला पॉइंट सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला पॉइंट आपातकालीन शक्ति,
संविधान में दी गई परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल संबंधी शक्तियों का प्रयोग करता है। हालांकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। इसका निष्कर्ष, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया है, जबकि वास्तविक शासन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख और मंत्रिपरिषद का नेता होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियां और कार्य निम्न है। पहला पॉइंट, मंत्रियों की नियुक्ति में भूमिका। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति के लिए नाम सुझाता है। दूसरा पॉइंट, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सरकार के कार्यों का समन्वय करता है। पॉइंट नंबर 3, विभागों का वितरण। विभिन्न मंत्रियों को विभाग देने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति से संबंध। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों और प्रशासन से संबंधित जानकारी देता है। अगला पॉइंट, संसद में नेतृत्व। प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का संसद में नेतृत्व करता है। अगला पॉइंट, नीति निर्माण। देश की आर्थिक, सामाजिक, विदेश और अन्य महत्वपूर्ण नीतियों को बनाने में प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका होती है। निष्कर्ष, प्रधानमंत्री भारतीय शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यकारी होता है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की मुख्य कड़ी भी है। दोस्तों, इसके आगे और भी क्वेश्चन है। अगर मैं सारे रिकॉर्ड करती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता और आपको ये क्लास ना मिल पाती। आप ये खुद देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने ये PDF खरीद लिया है। इसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यकीन मानिए कि आपके 70% क्वेश्चन इस PDF से आराम से आ जाएंगे। आप खुद देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने खरीदा है। लगभग 43 बच्चे ये PDF खरीद चुके हैं और मेरी मानिए तो आप भी खरीद लीजिएगा। सिर्फ 15 रुपये का ये PDF है। आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये एग्ज़ाम लर्निंग एकेडमी आपका टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप हेलो भेज दीजिएगा और फिर मैं खुद आपको कांटेक्ट कर लूँगी। आप जब भी भेजेंगे आपको 10 मिनट के अंदर आपको PDF मिल जाएगा। सिर्फ आपको 15 रुपये देने हैं। मैं आपको स्कैनर भेज दूँगी, आप उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा रुपए का नहीं है और आप इसे ख़रीद के अपना पेपर को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं खरीदना तो कोई बात नहीं, मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए, लेकिन वो बहुत कम थे। अगर मैं बहुत कराती तो आपको इस क्लास सुबह 10 बजे मिलती और आपका पेपर हो जाता। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।